हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। हमने भारतीय भूगोल को विस्तृत रूप में समझा। आज से हम शुरू कर रहे हैं अर्थशास्त्र की कक्षाओं को, इकोनॉमिक्स। और आज हमारी पहली क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रकार को, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी पुस्तकें और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स क्या है अर्थशास्त्र के विषय में। तो अर्थशास्त्र को अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र का मतलब है धन का विज्ञान, मनी। तो आप समझें धन का विज्ञान, जहां पैसे की बात आती है, जहां पैसे के बंटवारे की बात आती है, जहां मनी ट्रांजैक्शन की बात आती है, वह है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का सीधा सा मतलब है संसाधनों के उत्पादन, संसाधनों के वितरण को समझना। अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र के विषय में सबसे पहले जो विस्तृत अध्ययन दिया वह दिया एडम स्मिथ ने। इसीलिए अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन को 1776 में लिखा गया और उससे बात निकलती है आज के आधुनिक अर्थशास्त्र की। और अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया किसने? एडम स्मिथ ने। सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग का जो हम विस्तृत अध्ययन करते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो पुस्तक लिखी गई 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, जहां से बात निकलती है अर्थशास्त्र की एक विषय के रूप में। तो अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने कहा है धन का विज्ञान, यानी कि जो विज्ञान, साइंस, एक साइंस है अर्थशास्त्र, और जहां बात हो रही है मनी की, धन की, उसे वह अर्थशास्त्र कहते हैं। और उनका प्रमुख सिद्धांत है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। अगर मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो रेट, जो भी रेट होगा, जो प्राइस होगा, कॉस्ट होगी, वो ज्यादा होगी किसी भी प्रोडक्ट की। और यदि आपूर्ति ज्यादा है और डिमांड घट रही है तो सीधे से बात है कॉस्ट जो होगी किसी भी आर्टिकल की, किसी भी वस्तु की, वह कम होगी। अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो दो स्तर पर किया जाता है, एक व्यक्ति के आधार पर और एक देश के आधार पर। अगर हम देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहला वर्गीकरण है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन किया जाता है वो एक इकाई, एक भाग, एक व्यक्ति, एक फर्म के आधार पर किया जाता है। एक इकाई, वन यूनिट, समझ रहे हैं? तो कोई भी यूनिट है, कोई भी आप फर्म समझिए, कोई फर्म है, उसके आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स का तो वह कहलाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि अगर देखें तो एक इकाई, एक भाग का अध्ययन, एक भाग का, एक व्यक्ति के आधार पर हम जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा हिंदी में नाम जो है वो क्लिष्ट है, इंग्लिश में थोड़ा सा सरल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल पर जब हम किसी चीज को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहां से तय होती है कीमत, इसीलिए यह काम करती है कीमत सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? कीमत के सिद्धांत पर। वस्तु की कीमत क्या होगी यह तय करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर एक उत्पाद की बात होती है, एक उत्पादक की बात होती है, एक फर्म की बात होती है। तो यहां जो होती है वो वन यूनिट होती है। क्या होता है? वन यूनिट की बात हो रही होती है, एक व्यक्ति के स्तर पर बात हो रही होती है अर्थव्यवस्था की। एक व्यक्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्या रूप होगा यह बताती है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम दूसरा टाइप देखते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि का मतलब है सब कुछ मिलाकर जो व्यवस्था का निर्माण होता है उसे समष्टि अर्थव्यवस्था या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पर बात होती है संपूर्ण देश की,
संपूर्ण देश में जो अर्थव्यवस्था चलती है उस आधार पर, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरे एक देश की बात हो, एक पूरे राज्य की जब बात हो तो जब हम उसे क्या कहते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था। और जब हम पूरे देश की बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं बजट के विषय में, क्योंकि बजट पूरे देश के स्तर पर आता है, राज्य के स्तर पर आता है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बेरोजगारी, गरीबी, विकास यह पूरे देश के स्तर पर होता है, एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं होता। जब आप सड़कें बनाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए सड़कें नहीं बनती हैं, वो पूरे समाज कल्याण के लिए सड़कें बनती हैं। जब आप रेलवे को चलाते हैं तो वह एक व्यक्ति, एक राज्य के लिए नहीं चलती है, वो पूरे देश के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है। तो जब हम देखते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था को तो यह एक संपूर्ण देश के स्तर पर आपको दिखाई देती है। संपूर्ण देश, संपूर्ण अर्थव्यवस्था आय तथा रोजगार सिद्धांत पर चलती है। आय तथा रोजगार के सिद्धांत पर, आय जितनी अधिक होगी उसकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत और विकसित होगी। जहां पर रोजगार की अधिक संभावनाएं होंगी वहां धन की कमी नहीं होगी, वहां गरीबी नहीं होगी, वहां बेरोजगारी नहीं होगी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें आता है बजट, पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, यह हिस्सा है किसके, समष्टि अर्थव्यवस्था के। समझ रहे हैं आप? तो यह है समष्टि अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र अगर हम देखें, और अर्थशास्त्र का दूसरा हिस्सा है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब यह अर्थशास्त्र एक विकास करता है एक व्यवस्था का तो उसे क्या बोलते हैं, अगर इसी को अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तो बोलेंगे समष्टि अर्थव्यवस्था। किंतु जब हम समझ रहे होंगे सिद्धांतों के रूप में, जब कोई सिद्धांत पढ़ेंगे, जब हम सिद्धांत पढ़ रहे होंगे रोजगार का, जब हम सिद्धांत पढ़ रहे होंगे आय का, तो जब हम प्रिंसिपल्स को केवल अध्ययन कर रहे होंगे तो वह कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। और इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके जो अर्थव्यवस्था का रूप बनेगा उसे बोलेंगे समष्टि अर्थव्यवस्था। अब समझते हैं हम अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। तो देखें, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग। अर्थशास्त्र में जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, रेगुलेशंस पढ़ते हैं, उसको पढ़कर जब हम व्यावहारिक प्रयोग करके उनसे एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो वह कहलाती है अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था देश के स्तर पर भी होती है, राज्य के स्तर पर भी होती है, कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का वहां निर्माण हो रहा है। समझ में आया कैसे, कि अगर हम देखें कोई सिद्धांत है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, जब हम मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर किसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, किसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग अर्थशास्त्र कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी इकोनॉमी कहलाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रकों पर, किन क्षेत्र के द्वारा वो चलाई जाती है। मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, मगर नए स्तर पर अगर देखें तो नई जानकारियों के स्रोत के आधार पर मॉडर्न डे में अगर देखें तो इकोनॉमी के जो 5 सेक्टर बताए गए हैं। कितने सेक्टर, 5 सेक्टर। पहला सेक्टर है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बात करता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े उत्पाद हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी जमीन से जुड़े उत्पाद, जमीन से जुड़े उत्पादों को हम समझते हैं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े उत्पाद, यानी कि जमीन से जुड़े उत्पादों को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। सिंपल सी बात, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। इसी को हम कृषि एवं खनन क्षेत्र, कृषि एवं खनन क्षेत्र भी कहते हैं, या फिर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। अगर हम देखें तो इसमें आता है कृषि, पशुपालन, पशुपालन में कुक्कुट पालन, ठीक है, जो मुर्गी पालन होता है, मत्स्य पालन, फिशरीज, और खनन, माइनिंग। जो भी माइनिंग होती है वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, यह
जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं उनसे वस्तुओं का निर्माण करता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से आपने प्रोड्यूस किया गेहूं, तो वह द्वितीयक क्षेत्र में जाकर उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा आटा, उसका बनेगा बिस्किट। तो यह क्या है, एक प्रोडक्ट के रूप में सामने आता है, उसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, इसमें इसी क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें आता है विनिर्माण, गैस व जल आपूर्ति और निर्माण, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सड़कें बनाना, नई नई हाईवेज बनाना, ये आपका क्या है, निर्माण क्षेत्र। फिर होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र कार्य करता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। किस तक, उपभोक्ता तक, यानी कस्टमर तक पहुंचाता है। और यह कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता, केवल प्रोडक्ट को सेल करता है। क्या करता है, सेल। और सेल करने का मतलब है सर्विस दे रहा है अपनी। तो इस क्षेत्र को अगर समझें तो यह सेवाओं का उत्पादन करता है। किसका, सेवाओं का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र। जैसे आप देखें होटल, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स, ये सभी क्या हैं, सर्विस सेक्टर हैं, क्योंकि ये अपनी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। फिर अगर देखें तो नए दो क्षेत्र जुड़े हैं, तो क्वाटरनरी सेक्टर यानी चतुर्थक क्षेत्र आपका क्या है, वह जुड़ा हुआ है डाटा से, डाटा संप्रेषण, डाटा एनालिसिस से और ज्ञान क्षेत्र से। जो भी डाटा है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया की नई जो जंग जीतनी है, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो देश वह जीतेगा जिसके पास डाटा होगा और डाटा को जो एनालिसिस कर पाएगा। यानी कि किसको क्या पसंद है, अगर हमें यह पता है कि कस्टमर को क्या पसंद है तो हम उसको वो दे पाएंगे जो उसकी डिमांड है। तो जब आप डाटा समझ लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं, और जब डिमांड आपको पता होगी तो आप अपना क्या देंगे, सप्लाई चेन देंगे उसको। तो चतुर्थक क्षेत्र जुड़ा हुआ ज्ञान क्षेत्र तथा डाटा सेक्टर से। किससे जुड़ा हुआ, ज्ञान क्षेत्र तथा डाटा सेक्टर से। पंचक क्षेत्र देखें, पांचवा जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है उच्च मूल्य वाली सेवाओं से। उच्च मूल्य वाली जो सेवाएं हैं वो है वैज्ञानिक, जो भी अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, सलाहकार हैं, बड़े बड़े वकील हैं, ये सब कौन है, गोल्ड कॉलर जॉब। इनको क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब, है ना। एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब, एक होती है ब्लू कॉलर जॉब, एक है गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर जॉब का मतलब है जो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं, अपनी एडवाइस की, अपने ज्ञान की जो एडवाइस देने के लिए पैसे लेते हैं, उन्हें बोलते हैं उच्च मूल्य वाली सेवाएं। तो उनको रखा जाता है पंचक क्षेत्र में, जिसमें आपको देखते हैं वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, और आपने देखा होगा किसी कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सलाहकार होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बहुत उच्च मूल्य वाली सेवाएं हैं, उनको डाला जाता है पंचक क्षेत्र में। तो यह हमने देखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था किन सेक्टर्स पर टिकी हुई है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को, और अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है उसका जो मॉडल है वह अलग अलग आधारित है। उसके कई आधार हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन के कई आधार हो सकते हैं वर्गीकरण के, किंतु हमने मुख्यतः दो वर्गीकरण को यहां समझना है। पहला, उस देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का कैसा प्रभुत्व है, यानी कि स्वामित्व कैसा है उस देश की सरकार का उस देश की अर्थव्यवस्था पर। और दूसरा वर्गीकरण हमने देखेंगे वहां की आधारभूत संरचनाओं के विकास या विकसित, विकासशील व अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर, वहां की सरकार की पॉलिसीज के आधार पर। तो सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। इसके फादर जो माने जाते हैं वो एडम स्मिथ ही माने जाते हैं, जो बात करते हैं मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत की। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है किस सिद्धांत पर, तो आप बताएंगे मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर। यहां पर सरकार का काम नियम बनाना है तथा सरकार के द्वारा जो भी नियम बनते हैं वह कंपनियां
जो कार्य कर रही हैं वह उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इस काम को रेगुलेट करती है वहां की सरकार। क्या है? तो सरकार यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियामक का कार्य करती है, रेगुलेटर का कार्य करती है, वह कंपनियां नहीं चलाती है। यहां सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होता है, सब कुछ निजी क्षेत्र के अधीन होता है। स्कूल, कॉलेज, बस, रेलवे, एयरवेज, सब कुछ क्या होता है? प्राइवेट होता है। यहाँ सरकार कंपनियां नहीं चलाती है। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर निजी क्षेत्र का प्रभुत्व दिखाई देता है, सरकार केवल रेगुलेटर, नियामक का कार्य करती है, जो रूल बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, तथा क्या करती है? या देखती है या जांच करती है कि सारी कंपनियां रूल एंड रेगुलेशंस को मान रही हैं या नहीं मान रही। सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है। यहां पर लेजिस्फेयर, हस्तक्षेप की नीति होती है। लेजिस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो हमें दौर याद आता है 1950 से लेकर 90 तक का दौर भारत में, जहां पर लाल फीताशाही, जिसे हम कोटा परमिट राज कहते हैं। कोटा परमिट क्या था? कोटा परमिट राज ये था कि कोटा दे दिया जाता था या परमिट दे दिया जाता था कि इस कंपनी को यह परमिट है कि वह इस क्षेत्र में यह चीज कर सकती है। कोयला का क्षेत्र दे दिया मान लीजिए बिड़ला को, तो बिड़ला ही क्या करेंगे? कोयला की माइनिंग करेंगे। तो उस चीज से होता क्या था? उससे कंपटीशन ग्रो नहीं करता था भारत में, और यह लाल फीताशाही ने बहुत बर्बाद किया देश को। किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति होती है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। प्राइवेट सेक्टर अपना क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, सेल करता है, और वही तय करता है कीमतों को। यहां पर अगर देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो व्यक्ति का लाभ इंपोर्टेंट है, फर्म का लाभ इंपोर्टेंट है, समाज को दूसरे स्तर पर रखा गया है, प्रथम स्तर पर व्यक्ति के लाभ को रखा गया है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अगर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। आपने यूएसए को देखा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, तो वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। जापान में दिखाई देती है, दक्षिण कोरिया में दिखाई देती है, सिंगापुर में दिखाई देती है। ये सभी कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। दूसरी है समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर जैसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसका जनक जिसे माना जाता है उसे साम्यवाद का जनक भी माना जाता है, कम्युनिस्ट। कौन है? कार्ल मार्क्स। नाम जितना खतरनाक है उससे ज्यादा इनकी वाणी, इनकी किताबें ज्यादा खतरनाक रही हैं। बहुत सारे आरोप हैं कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, मगर उन्होंने अपना ज्यादातर समय इंग्लैंड में बिताया, और एक किताब लिखकर गए हैं, दास कैपिटल। कई और पुस्तकें हैं, एक किताब है दास कैपिटल, जहां से यह अर्थव्यवस्था आपको दिखाई देने को मिलती है। इसीलिए कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक और बात, अगर दुनिया को समझना है तो यह माना जाता है कि दो लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दो लोग कौन हैं? तो एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी में एक समानता समाजवाद के स्तर पर थोड़ी सी दिखाई देती है। समाजवाद अर्थव्यवस्था की वकालत गांधी भी करते हैं। वह कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित मत करिए, जनता के हाथ में ताकत दीजिए, धन दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बनाइए, छोटी छोटी कंपनियां बनाइए जो जनता के हित को काम करें, बड़ी बड़ी कंपनियों को मत बनाइए। और इसका एक डर का इंपैक्ट भी दिखाई देता है, गांधी के डर का इंपैक्ट। गांधी के डर का इंपैक्ट ये था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और एक कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बना लिया। इस वजह से गांधी कहते थे कि कंपनियां छोटी होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए और जनता के द्वारा निर्मित होनी चाहिए, जिससे कभी देश गुलाम की स्थिति में नहीं आएगा। तो ये डर का जो इंपैक्ट है वो गांधी में थोड़ा दिखाई देता है। और गांधी का सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का, न्यासता का सिद्धांत। आप कंपनियां बनाइए, कमाइए, और अपना जरूरत का जो लाभ है, जो भी कंपनियां प्रॉफिट होती है, तो जितना लाभ होता है उसमें से उतना लीजिए जितनी आपकी जरूरतें हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा लाभ होता है तो आप उसको जनता में बांट दीजिए। यह बात करता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासता का सिद्धांत, जो समाज कल्याण की बात करता है। और इसी सोच को कार्ल मार्क्स भी हिंसक रूप में बताते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर गांधी और कार्ल मार्क्स में यह है,
गांधी बात करते हैं अहिंसा की, नॉन वायलेंस की। कार्ल मार्क्स कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो जब ये बात कहते हैं कार्ल मार्क्स तो बात हिंसा की आती है, और गांधी की बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो गांधी और कार्ल मार्क्स में समाजवाद के स्तर पर तो दिखाई देती है समानता, किंतु जो वे ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें अंतर दिखाई देता है। एक बात करता है नॉन वायलेंस की और एक बात करता है वायलेंस की, तो दोनों में यह अंतर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो सब कुछ सरकार का होता है, यहां पर निजी क्षेत्र नहीं होता, सब कुछ सरकार का। स्कूल सरकार के, कॉलेज सरकार के, हॉस्पिटल सरकार के, रेलवे सरकार का, एयरवेज सरकार का, सब कुछ सरकार का प्रभुत्व होता है यहां पर अगर देखें। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वहां व्यक्ति का लाभ नहीं, पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है, समाज कल्याण की, यानी कि सबसे ज्यादा बल उस पर दिया जाता है जिससे समाज कल्याण हो। यहाँ एक व्यक्ति को देखकर नहीं, समाज को देखकर नीतियों का निर्माण होता है। तो यह जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यह ज्यादातर साम्यवादी देशों में देखने को मिलती है, यह आपको रूस में देखने को मिलती है, यह आपको देखने को मिलती है चीन में, मगर चीन ने अपने रूप को परिवर्तित करके आजकल वह पूंजीवादी की ओर जा रहा है। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा टाइप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, और इसकी शुरुआत करते हैं जॉन कीन्स। जॉन कीन्स फादर माने जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि यहां सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट वर्ग, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे भारत का उदाहरण ले लीजिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1991 से हम पूरी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में देखने मिलते हैं। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की राह पर चल रही है, किंतु वर्तमान समय में हम भी पूंजीवाद के दौर में जा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। किस रूप में? तो देखिए, हमारे यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। आप देखिए, स्कूल हमारे यहाँ सरकारी भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं। हमारे यहाँ बस अगर देखें ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन है, तो प्राइवेट भी हैं और सरकार की भी हैं। रेलवे सरकार की है, किंतु कुछ ट्रेनें प्राइवेट भी चल रही हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिक्स काम कर रहा है, किंतु धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कर रही है, यानी कि सरकारी कंपनियों को सेल कर रही है। जैसे आपने देखा होगा एलआईसी का जो मामला आया था, एलआईसी में गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पार्टनरशिप बेच दी है प्राइवेट सेक्टर को। तो ये क्या है कि विनिवेश कर रही है गवर्नमेंट, बड़े सेक्टर्स को, जो भी उसके गवर्नमेंट के सेक्टर थे उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। जैसे आप एयर इंडिया को देखिए, एयर इंडिया पहले भारत सरकार चला रही थी, अब टाटा ग्रुप इसको चला रहा है। तो टाटा ग्रुप जब चला रहा है तो जो गवर्नमेंट का सेक्टर था वो कहां चला गया? प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? भारत है। यह अक्सर पूछा जाता है। अब हम देखते हैं विकास के आधार पर। विकास का मतलब है आधारभूत सुविधाएं। देखिए, आधारभूत सुविधाएं क्या हैं? तो हमारे यहां अगर देखें तो पहले से सोच चली आई है कि 3 चीजें तो होनी चाहिए भाई किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब खाना होना चाहिए, वस्त्र यानी कि जो भी भौतिक जरूरतें वो पूरी होनी चाहिए, और मकान होना चाहिए, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज पहुंच गया है। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा प्रॉपर होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी या फिर कहें हॉस्पिटल की सुविधा, सेवा क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, और आगे बढ़ें तो संचार अच्छा होना चाहिए, 4G होना चाहिए, 5G होना चाहिए। ये सारी चीजें, डाटा की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो आज जो है हम थोड़ा ग्रो करते हुए कहां पहुंच रहे हैं? विकास के नए नए अवधारणाओं को तलाश रहे हैं। अगर हम देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था, इसके 3 टाइप हैं, विकसित, विकासशील और विकसित। तो विकसित वहां वह है जहां पर आधारभूत सुविधाएं, जो भी हम बात कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य, यह सभी सुविधाएं जहां अच्छी स्थिति में होती हैं।
वहां पूरी तरह से उन चीजों का विकास हो चुका है, सड़कों का विकास हो चुका है, शिक्षा के लिए कॉलेज स्कूल्स का विकास हो चुका है, उसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील कौन सी है? जहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास अभी चल रहा है, विकास है मगर और चल रहा है, स्कूल कॉलेज हैं मगर और बन रहे हैं जनता की जरूरत के लिए, सड़कें हैं मगर नई सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को विकासशील, डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी। अल्प विकसित क्या होता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जहां पर आधारभूत सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं है, लोगों के लिए घर मुहैया नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है। तो यह ऐसी समस्याएं, जब आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी वर्गीकरण किया है विकसित, विकासशील और अल्प विकसित का। तो सबसे पहले देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है? आर्थिक विकास का उच्च स्तर। यहां पर आर्थिक विकास, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऊंचे स्तर पर हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, आधारभूत सुविधाएं डेवलप्ड हैं, यहां पर सब कुछ पहले से निर्मित है, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ अच्छी व्यवस्था में है, तो उसे बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक के आधार पर जो भी देश विकसित अर्थव्यवस्था में आएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं, तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक के आधार पर जो मानी गई है $12,336 से अधिक अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है प्रति व्यक्ति आय के रूप में, तो वह माना जाएगा कि वह विकसित अर्थव्यवस्था में रह रहा है। $12,336 को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 80 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह किस अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो ऐसी व्यवस्था को हम देखते हैं यूएसए में, हम ऐसी व्यवस्था को देखते हैं जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, तो विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं, डेवलपिंग इकोनॉमी। यहां पर विकास अभी जारी है, आधारभूत सुविधाओं का विकास जारी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर है मगर और स्ट्रक्चरों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण जारी है, हॉस्पिटल्स का निर्माण जारी है और नए नए निर्माण अभी भी चल रहे हैं अपनी जनता के कल्याण के लिए। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर हम देखें विश्व बैंक के आधार पर तो इसका बंटवारा जो किया गया है वो दो रूपों में किया गया है। मोटे तौर पर देखें तो $12,335 से $1,006, यानी कि $1,006 से $12,335 जो इकोनॉमी, जो प्रति व्यक्ति आय है, उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा है, अगर विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देंगे देशों के रूप में भारत और चीन, दो बड़े मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जहां पर अभी भी विकास चल रहा है अपनी जनता के लिए। तो यहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास अभी भी जारी है, यह स्थिति नहीं आई है कि यहां पर विकास रुक गया हो, यहां पर अभी भी आधारभूत सुविधाओं का विकास लगातार जारी है। तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहां पर मूलभूत सुविधाएं अभी तक डेवलप नहीं है, यानी कि मूल अवधारणाएं ही नहीं बनी है, जहां सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, जहां पर स्वतंत्रता की कमी है, जहां पर मानवाधिकारों की कमी है, जहां लोकतंत्र भी ढंग से डेवलप नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, $1,005 से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश क्या कहलाता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इस बात को अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में, क्योंकि लड़ाइयां बहुत लंबे समय तक रही, पहले सोवियत संघ वहां पर लड़ा 90s के दौर तक, फिर उसके बाद 2001 के हमले के बाद 2002 में अमेरिका वहां आ गया, 20 साल वो लड़ा और वहां के जाने के बाद अब तालिबान कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विकास भी नहीं हो पाया है। आप बात करें सीरिया की, वहां पर भी अल्प विकसित व्यवस्था है, क्योंकि ISIS के वहां आतंक ने उस देश को बर्बाद कर दिया। आप अफ्रीका में बात करेंगे तो जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, यह ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो यह रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स,
और हमने देखा इसमें अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र के वर्गीकरण को, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हमने समझा। अगर आप वर्गीकरण किसके आधार पर करना चाहें, क्षेत्रक के आधार पर, तो उसमें भी 3 क्षेत्रक हो सकते हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था। भारत की आज भी 2/3 आबादी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप में कृषि से जुड़ी हुई है, किंतु जब भारत की इकोनॉमी में बात की जाती है उसका प्रतिशत 16 से 18% के मध्य है। किंतु भारत का सबसे ज्यादा जो पैसा, सबसे ज्यादा धन जो आता है वो आता है सेवा क्षेत्र से। सबसे ज्यादा लोग नियोजित कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है सबसे ज्यादा भारत में, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। किंतु सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है भारत में, धन कहां से आता है, तो आप बताएंगे तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से। तो यह क्वेश्चन अभी बंदरोगा में भी यह क्वेश्चन था कि भारत की कितने प्रतिशत लगभग आबादी या कितने भाग आबादी किसमें, कृषि में लगी हुई है, तो उसमें भी आंसर 2/3 भाग था। क्या था? 2/3 भाग। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।